हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी, प्री बोर्ड की। सारे सब्जेक्ट्स आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा। अगर आए आपको सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम तो आप अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम बेटा एसएसटी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके, जिसमें हमने पूरी थ्योरी भी कर ली और इसके अलावा हम लोगों ने PYQs करे, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करे। मतलब आप उतना करके बिल्कुल 100% आपका वो चैप्टर प्रिपेयर हो गया। अब बोर्ड में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपने बोर्ड की जो टफ से टफ लेवल की लैंग्वेज है ना वो भी सीख ली। तो इसी तरीके से हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर है आप लोगों का इकोनॉमिक्स का, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लियर। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने वाले हैं वन शॉट में, जिसमें हम पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, साथ साथ में PYQs 2025 बोर्ड एग्जाम में हर सेट में जो आपके क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। चाहे वो MCQ हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो केस स्टडीज हो। ठीक है, और इसके अलावा सैम्पल पेपर 2025 के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे आज हम कंप्लीट करने वाले। मतलब इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपका ये जो चैप्टर है ना ये 100% प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आपको इस चैप्टर से बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला। वैसे भी इस चैप्टर से तो डर लगता भी नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा, बहुत ईजी सा सब्जेक्ट। तो चलो बच्चों, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अपनी नोटबुक साथ में रखना, अपनी NCERT बुक साथ में रखना और पेन और पेंसिल भी साथ में रखना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा कि ये वाले जो आपको नोट्स होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, सब कुछ फ्री में PDF में अवेलेबल हो जाएगा। करना क्या है, इसके लिए आपको eSarl का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें से आपको PDF अवेलेबल रहेगा फ्री में। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ये चैप्टर बहुत इजी सा चैप्टर है। सबसे पहले हमको 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। ये क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, सारी चीजें पढ़ेंगे। देन कंपैरिजन पढ़ेंगे हम तीनों सेक्टर्स में। ये भी डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंस पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। मतलब ये आपकी मेन हेडिंग्स हैं। इन मेन हेडिंग्स को इस चैप्टर में हमको कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले बात आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जहां पे भी बेटा वर्ड इकोनॉमिक आ रहा है इसका मतलब है पैसा। ठीक है, इकोनॉमिक वर्ड है मतलब पैसा, पैसों से आपको रिलेट कर देना चाहिए। एक्टिविटी मतलब जो भी हम काम करते हैं, मतलब ऐसा कोई काम जो आप पैसों के लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, पैसों को एक्सचेंज करने के लिए कर रहे हो, वो सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होती है। Those activities which generate some income are known as economic activities। कि ऐसा कोई भी काम जिससे आप पैसा कमा रहे हो, जैसे फार्मर क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल कर रहा है। किस लिए सेल कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अब इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई फार्मर है, वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है पर सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए, खुद की और खुद की फैमिली के कंजम्पशन के लिए, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी कहलाती है जब उसमें पैसा बीच में आ जाता है। पैसों के लिए कोई काम करते हैं तो ही वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर इंजीनियर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रॉफिट इज मेकिंग मनी फ्रॉम हिज वर्क। कि वो अपने काम से पैसा बनाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई है। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट टाइप्स की रहती है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर में हम इंक्लूड करेंगे, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो रिलेटेड टू फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग यानी प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट हम जिन एक्टिविटीज में करते हैं वो सब प्राइमरी कहलाती। अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी,
ठीक है। माइनिंग की बात करें तो माइनिंग क्या है, माइनिंग भी प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि उसमें से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट हो रहे, ठीक है ना। तो वो सारी एक्टिविटीज जिसमें से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, वो सारी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती हैं। आई बात समझ में? जहां भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की। प्राइमरी में तो हो गया वो सारी एक्टिविटीज जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते, वो सब एक्टिविटीज प्राइमरी में आ जाती है। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपने प्राइमरी जो सोर्सेज थे यहां से चीजों को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, अब आप उसको फिनिश्ड बनाने के लिए मशीन्स यूज करोगे, फैक्ट्रीज में भेजोगे, तो उनको बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे अपन एग्जाम्पल लें, आयरन ओर, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया, अब आयरन ओर जो निकला, अब वैसा का वैसा आयरन ओर तो हम यूज नहीं कर लेते ना। आप आयरन की कितनी सारी चीजें देखते हो, हमारा घर बनते हैं, घर का बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती है, उसमें आयरन चाहिए। अब वो वाला आयरन ओर तो यूज नहीं होता, तो क्या करा जाएगा, अब उस आयरन ओर को फैक्ट्रीज में लेकर जाया जाएगा, उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, उसको और फर्दर प्रोसेसिंग होगी, फिनिश्ड गुड बनेगा, तब जाके वो यूज होगा। तो वो जो फिनिश्ड यानी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनाने तक का जो प्रोसेस होता है, वो सब सेकेंडरी एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाता है या सेकेंडरी सेक्टर में। अब थर्ड बात आती है टर्शरी। थर्ड है टर्शरी। टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर, आप ऐसे समझ लो जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, सर्विस सेक्टर। अब सर्विस में क्या है, जैसे आप बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को दिखाया, तो आपने डॉक्टर से क्या लिया, आपने डॉक्टर की सर्विस ली, उस सर्विस के बदले आपने उनको फीस पेमेंट करी है कि आप बीमार थे, डॉक्टर ने आपको देखा, दवाइयाँ दी और आप ठीक हो गए, तो आपने डॉक्टर की सर्विस ली। आप एजुकेशन, आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, तो आप टीचर से क्या लेते हो, टीचर्स की सर्विस ले रहे हो, वो आपको पढ़ा रहे, तो वो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो सर्विस दे रहे। तो जितनी भी सर्विस रिलेटेड चीज़ें होती है वो सब टर्शरी सेक्टर में आता है। जैसे अपन बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, इंश्योरेंस की, वेयर हाउस की, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, ये सारी चीज़ें टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। और टर्शरी सेक्टर इन दोनों को हेल्प करता है, सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। अगर अपन एक बात बोले ना कि टर्शरी सेक्टर नहीं होगा ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि कुछ हेल्प ही नहीं मिल पाएगी। जैसे अपन एग्जाम्पल ले, फार्मर है, फार्मर ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किया, मान लो वीट प्रोड्यूस करी, ठीक है, वीट प्रोड्यूस करी, उसने खेतों में अपना सारा काम कर लिया। अब उसके बाद जितना भी वीट प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन को उसको मंडी तक ले जाना पड़ेगा, या फिर अगर वो किसी मैन्युफैक्चरर को सेल करना है तो वहाँ तक भेजना पड़ेगा। तो कैसे, वो अपने हाथों में बोरिया ले लेके थोड़ी जाएगा, उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसकी पूरी फील्ड है, उसने वहाँ पे इतना खर्चा किया, तब जाके वहाँ क्रॉप ग्रो हो रही है, तो उसके लिए उसको इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। बाय द वे सब कुछ लॉस हो गया तो कौन भरपाई करेगा, तो इंश्योरेंस सर्विस। तो ये जो टर्शरी सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी को हमेशा हेल्प करता है, प्रोवाइड सपोर्ट, इसलिए बोल रखा है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर, आई बात समझ में? कंपैरिजन ऑफ थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी थ्रू प्रोडक्टिविटी एंड पॉपुलेशन. As thousands of economic activities going around in all three sectors, it make almost impossible to take account of every such activity. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे किस चीज़ का, फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है कि अगर हम देखें तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो जब हम फाइनली जब कैलकुलेट करते हैं ना उनकी वैल्यू, तो हम हर स्टेज पे वैल्यू इंक्लूड नहीं करते। हम किस स्टेज की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स की। तो यही कि एज थाउजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोइंग अराउंड इन ऑल थ्री सेक्टर्स की बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं, लेकिन हम हर एक्टिविटी को इंक्लूड कर ले कैलकुलेशन में, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं।
अब जैसे अपन एग्जाम्पल लें कि बात करें इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की। अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल दे रखा है कि देखो एक फार्मर है, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, वीट प्रोड्यूस करा, उसने वीट प्रोड्यूस करके उसको मैन्युफैक्चरर को बेचा। अब मैन्युफैक्चरर उससे क्या करेगा, वीट से वीट फ्लावर बनाएगा, ठीक है, मैदा बनाएगा, आटा बनाएगा, और उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ों का एडिशन करेगा। जैसे उसको ना कुकीज़ बनानी है, बिस्किट्स बनानी, तो उसमें वो बटर भी मिलाएगा, उसमें वो ड्राई फ्रूट्स भी मिलाएगा, ठीक है, उसमें वो मैदा भी ऐड करेगा, उसमें वो शुगर भी ऐड करेगा, तब जाके एक बिस्किट बनेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगर प्राइसिंग की। सपोज करो कि एक मैन्युफैक्चरर ने एक बिस्किट बनाया, वो 20 रुपीज़ का है, ठीक है, कितने रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का। फाइनल जब आप परचेज करने जा रहे हो ना, तो आपको 20 रुपीज़ का एक पैकेट मिल रहा है। अब मैन्युफैक्चरर ने बनाया होगा तो मान लो उसने 5 रुपये की बटर यूज़ करा होगा, सपोज है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने 3 रुपीज़ की उसने मैदा यूज़ करी होगी, हो गया। अब यहाँ पे 2 रुपीज़ आते हैं, जैसे 2 रुपीज़ की उसने शुगर यूज़ करी होगी, 10 रुपीज़ हो गए। अब उसके बाद बटर हो गया, ड्राई फ्रूट्स 5 रुपए के उसने ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर दिए होंगे, 15 हो गए। अब वो अपना 3 रुपीज़ वो अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा, और 2 रुपीज़ मान लो जो भी टैक्सेस वगैरह लगे होंगे उसको मिला के, तो टोटल कितना हो गया, 20 रुपीज़। अब इतनी सारी एक्टिविटी थी, मैदा भी था और बटर भी था और ड्राई फ्रूट भी था, शुगर भी थी। अगर वो जब फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करता और इतनी सारी चीज़ों को इंक्लूड करता, तो कैसे हम पूरे हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम हर स्टेज की वैल्यू लेने लग जाएंगे तो फाइनल जो जीडीपी होता है वो फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल फाइनल वैल्यू होती है गुड्स और सर्विसेज की, उसी को ही इंक्लूड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, ठीक है ना। अब इसी एग्जाम्पल से आप ये समझ लो कि फाइनल गुड्स क्या है। तो जो हमने 20 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट खरीदा, ये फाइनल गुड था। ये क्या था बेटा, फाइनल गुड। ये बेटा आपका फाइनल गुड हो गया। फाइनल गुड मतलब जो रेडी टू कंजम्पशन होते हैं, जिनको बस आप लो और कंज्यूम कर लो, ठीक है। और ये सारे जो गुड्स थे, जैसे मैदा हो गया, बटर हो गया, शुगर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब क्या थे, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स थे, इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स रेडी टू कंजम्पशन नहीं होते। आप ऐसे थोड़ी है कि आपको बिस्किट खाना है तो आप थोड़ा सा आटा खा लो, थोड़ी सी शुगर खा लो, थोड़ा सा बटर खा लो और फाइनल गुड बन जाएगा आपके पेट में। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है ना पॉसिबल। तो इन सब गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, और जो फाइनल, जिसको हम रेडी टू कंज्यूम, जो गुड्स रेडी टू कंज्यूम होते हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं, और बाकी सारे इंटरमीडिएट गुड्स। तो अगर आप इनमें डिफरेंस बताओगे तो फाइनल गुड्स रेडी टू कंज्यूम होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स रेडी टू कंज्यूम नहीं होते, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस कि जब भी जीडीपी का कैलकुलेशन होगा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी डेफिनेशन आगे आ जाएगी, जब भी जीडीपी का कैलकुलेशन होगा तो हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करते। हम कौन से गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स की। किसमें, जीडीपी कैलकुलेशन में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल होते हैं फाइनल गुड्स के लिए, लेकिन फाइनल गुड्स क्या रॉ मटेरियल होते हैं, नहीं। फाइनल गुड्स तो खुद में ही फाइनल है, रेडी टू कंज्यूम है, क्लियर। तो ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस है, जो यहाँ पे भी आपको इसी बिस्किट की एग्जाम्पल से बता रखा है। बिस्किट्स आर फाइनल गुड्स, गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, कि ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर्स तक पहुंचेंगे, क्लियर। अब आगे आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबको समझ आ गया ना भाई, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इसमें डिफरेंस बन सकता है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में जीडीपी बोलते हैं, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक का मतलब, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तो आपके बहुत छोटा आता है, पर लेकिन जैसे आप बड़े हो गए और दूसरे सब्जेक्ट्स लोगे, मतलब कॉमर्स लोगे, तो उसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। तो अब जीडीपी होता क्या है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल 3 सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक पूरे साल में जितने भी फाइनल गुड्स
प्रोड्यूस किए जाते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं किसी भी सेक्टर में, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, हर सेक्टर में जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी फाइनल वैल्यू जो होती है उन्हीं को ही, मतलब उन्हीं से ही जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल थ्री सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर्स ऑफ दैट ईयर इज कॉल्ड द जीडीपी। तो एक साल में तीनों सेक्टर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनके फाइनल गुड की जो वैल्यू होती है वो सब मिला के जीडीपी होती है। अब हमारी कंट्री में मोर द जीडीपी मोर बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, कि जितनी ज्यादा जीडीपी होगी मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही अच्छी है। इकोनॉमी अच्छी है इसका मतलब हमारी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उतना अच्छा हो रहा है, मतलब अब हम डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए अग्रसर है, मतलब आगे चलते जा रहे हैं। तो जितना अच्छा जीडीपी होगा उतनी अच्छी हमारी इकोनॉमी रहेगी। क्लियर, जीडीपी हो गया, फाइनल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इतना समझ आया सबको? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब अपन बात करें नेक्स्ट, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। हिस्टोरिकल चेंजेस, अब यहाँ पे क्या आया कि जैसे अपने स्टार्टिंग की बात करें ना कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, इंडिया की आज़ादी हुई, उसके बाद हमारी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा चलता था वो एग्रीकल्चर सेक्टर चलता था, मतलब प्राइमरी सेक्टर। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी, वही काम करती थी, तो वही मतलब एग्रीकल्चर ही उनकी लाइवलीहुड हुआ करता था। पर धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, मतलब एग्रीकल्चर तो हो ही रहा था, उसके साथ साथ हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो लोग इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हुए। अब लोगों को एग्रीकल्चर में तो ठीक है वो काम कर रहे हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा वो इंडस्ट्रीज की तरफ जाने लगे। फिर उसके साथ साथ टर्शरी सेक्टर डेवलप हुआ और टर्शरी सेक्टर की तरफ भी लोग मूव करने लगे। तो 3 सेक्टर हो गए अब लोगों के पास काम करने के लिए, वो प्राइमरी में भी जा सकते हैं, सेकेंडरी में भी जा सकते हैं और टर्शरी में भी जा सकते हैं। तो हिस्टोरिकल चेंजेस क्या है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, कि अगर हम इनिशियल स्टेज का देखें, स्टार्टिंग टाइम पीरियड का देखें, तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा लोग डिपेंड करते थे लाइवलीहुड के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, मतलब प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करते थे। विद द इनोवेशन इन फार्मिंग मेथड्स एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। फिर उसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे आप 1960s का टाइम देखो, ठीक है, 1960s का टाइम देखो, उस टाइम से पहले हमारी कंट्री में जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहा था वो हमारी डिमांड्स के अकॉर्डिंग कम हो रहा था। फिर हमने क्या किया, मतलब इंडियंस ना एक 1960s में एक रेवोल्यूशन आया था एग्रीकल्चर में। आप लोग बताओ कि उस रेवोल्यूशन का क्या नाम था? ठीक है, आप लोग बताओ। तो वो रेवोल्यूशन आया और उस रेवोल्यूशन के बाद हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था वो बढ़ गया था। तो कौन सा रेवोल्यूशन था वो? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम इतना प्रोड्यूस करने लगे कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, मतलब हम हमारे पेट भी भर रहे हैं और हम उनको ना एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम बाहर भी भेज रहे हैं। जो पहले जो कंट्रीज़ ना, दूसरी कंट्रीज़ हमको पैसे देने के लिए, हमें उधार देने के लिए मना करती थी कि भाई इंडिया की सिचुएशन नहीं है, इंडिया बहुत गरीब हो गया है, उनको लोन मत दो, तो अब वही कंट्रीज़ ना हमसे ले रही है, हम उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी इतनी अच्छी सिचुएशन हो गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। सोचो, इंडिया बहुत अच्छी कंट्री, ठीक है, इंडिया में मतलब हर प्रॉब्लम के सल्यूशन निकाले हैं हमारी कंट्री ने, तो हमारी कंट्री बहुत अच्छी कंट्री है। आई लव माई कंट्री। आप लोगों में भी सब में यही फीलिंग रहनी चाहिए, एक पैट्रियोटिक फीलिंग अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। माना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हैं, उसमें भी धीरे धीरे काम होगा तो हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स दूर होंगी। तो
वो सब चीज़ें एक साइड है, पर अगर हम हमारी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें स्टार्टिंग से, जब ब्रिटिशर गए उनके बाद से, तो हमारी कंट्री काफ़ी आगे बढ़ी है। इसमें हमने बहुत अच्छी चीज़ों को अचीव किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया। तो हमारे यहाँ पे जैसे फूड ग्रेन्स की भी बात करें तो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन बढ़ गया था, पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्री। अब जब फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो लोग यहाँ पे इंगेज हो रहे थे। इसके साथ साथ हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ। जैसे आप लोगों को पता है कि जब ब्रिटिशर्स गए थे ना, तो हमने डेवलपमेंट करने के लिए 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम बनाया था। पता है आप लोगों को? देखो, आप लोगों ने 9th में रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा। रशियन रेवोल्यूशन में भी 5 ईयर प्लानिंग वाली बात आई थी कि 5 साल की प्लानिंग, 5 साल में ये इंप्रूवमेंट लाएंगे, 5 साल में, मतलब 5-5 सालों में इम्प्रूवमेंट्स। इसी तरीके से हमने भी, यानी हमारी कंट्री ने भी 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। तो जैसे एक 5 ईयर प्लान बना जिसमें एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट पर काम हुआ, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेकर आए, लैंड रिफॉर्म हो गया। फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो उसमें हमने इंडस्ट्रीज़ को बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था इंडस्ट्रीज़ का होना भी उतना ही ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं हमारी कंट्री आगे बढ़े, ग्रोथ करे, डेवलप हो। तो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने लगी। सम पीपल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट, और फिर लोग, जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तो लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ अट्रैक्ट होकर वहाँ पे भी जॉब करें। जिनको एग्रीकल्चर में काम नहीं मिल रहा वो इंडस्ट्रीज़ में चले जाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोगों का जो लाइवलीहुड था वो चेंज हो रहा था। ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने लगे। डिफरेंट इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, मेकिंग, टेक्सटाइल्स कमिंग इन लार्ज नंबर्स। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में चल रही थी, सब चीज़ों से रिलेटेड, टेक्सटाइल्स हो या फिर यहाँ पे और अलग मशीनरीज वगैरह बन रही हैं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में चल रही थी। अब जब दिस लेड टू स्टार्ट ऑफ सर्विसेज सच एज बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन। अब क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा, लोग पैसा कमाने लगे, ठीक है, लोगों के पास पैसा आने लगा, तो क्या होता है, हम अलग अलग सर्विसेज की डिमांड करने लग जाते। एक प्रॉपर अर्निंग कोई कर रहा है तो वो ये चाहेगा कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, वो चाहेगा कि अपने बच्चे को अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, अच्छा ट्रीटमेंट ले। तो इस तरीके से धीरे धीरे अदर सर्विसेज भी स्टार्ट होने लगी, जैसे एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया। तो जब सर्विसेज स्टार्ट हुई तो इसने एक और सेक्टर बनाया और उसे बोला जाता है टर्शरी सेक्टर। फिर टूरिज्म, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, सारी चीज़ों की सर्विसेज स्टार्ट हो गई थी। इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउस हो गया, तो ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर ग्रो करा, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करा, देन उसके बाद टर्शरी सेक्टर। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड स्टार्टेड एम्प्लॉइंग मोर पीपल। और टर्शरी सेक्टर में टर्शरी सेक्टर भी अब लोगों को क्या दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। अब इन तीनों ही सेक्टर ने, यहाँ पे अब हम कंपैरिजन करेंगे कि इन तीनों ही सेक्टर ने हमारी कंट्री की कितनी इनकम बढ़ाई, कौन से सेक्टर से कितनी इनकम हो रही है, किस सेक्टर से कितनी ज़्यादा इनकम हो रही है, इसको अपन देखते हैं। जैसे इन द पीरियड 1973-74 प्राइमरी सेक्टर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू जीडीपी। अब ये वाला जो टाइम पीरियड था, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादातर कौन सा सेक्टर काम कर रहा था, प्राइमरी, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इनकम प्राइमरी सेक्टर से मिल रही थी कंट्री को। लेकिन फिर 2013 और 14 में देखा जाए तो टर्शरी सेक्टर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम इन जीडीपी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। अब यहाँ पे कि 1973-74 की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री की इनकम हो रही थी प्राइमरी सेक्टर से, और फिर 2013 और 14 की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनकम किससे हो रही है, टर्शरी सेक्टर से। आई बात समझ में? 2013-14 में सबसे ज़्यादा इनकम हो रही है टर्शरी सेक्टर से। तो ऐसा कैसे हुआ? और इसका एक अपोजिट के, अगर हम अपोजिट सिचुएशन देखें तो वो क्या था, ये तो हुई इनकम की बात, ये तो किसकी बात हुई, इनकम की। अगर अब अपन देखें कि एम्प्लॉयमेंट में क्या सिचुएशन थी, एम्प्लॉयमेंट में क्या सिचुएशन थी। यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में
कौन सा ईयर है? 1973 और 74 सबसे ज्यादा इनकम हो रही है प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है ना। 2013 और 2014 में सबसे ज्यादा इनकम किससे हो रही है? टर्शरी सेक्टर से। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में देखें तो इस ईयर में एम्प्लॉयमेंट भी किस वाले सेक्टर से ज्यादा था? प्राइमरी सेक्टर से। और 2013 में भी प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट था। ये आएगा आपके क्वेश्चन। प्रॉब्लम ऐसा क्या था? जब इनकम सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर में हो रही थी तो एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज्यादा टर्शरी में होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हो रहा था। पहले भी एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में था और 2013-14 में भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में ही। क्यों? ऐसा क्यों? तो ये जो टर्शरी सेक्टर था ना, ये टर्शरी सेक्टर इनकम तो बढ़ा रहा था पर लोगों को उस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहा था। तो फिर लोग क्या करेंगे? लोगों को काम नहीं मिल रहा करने को, यूथ हो गए, लोग चाहते हैं काम करना पर काम नहीं मिल रहा, तो मजबूरन वो कहाँ चले जाते थे? एग्रीकल्चर। तो फिर ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? समझ आई बात कि जब इनकम की हम बात करें तो 1973-74 में सबसे ज्यादा इनकम अराइज हो रही थी प्राइमरी सेक्टर से, 2013-14 में सबसे ज्यादा इनकम मिल रही थी कहाँ से? टर्शरी सेक्टर से। एम्प्लॉयमेंट में देखें तो 1973-74 में भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी दे रहा है और 2013-14 में भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी दे रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, बैंकिंग। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विस। तो जो टर्शरी सेक्टर की बात बता रखी है कि जितनी ज्यादा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा था, टर्शरी सेक्टर की उतनी डिमांड थी, सर्विसेज उतनी बढ़ने लगी। और इस पीरियड में ये देखो 1973-74 40% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी। कि अगर अपन बात करें 1973-74 में जो प्राइमरी सेक्टर था वो 40% जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्टर 12% और टर्शरी सेक्टर 48%। एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज की बात की जाए 1972-73 में 74% पीपल को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है प्राइमरी सेक्टर, 15% के कौन? टर्शरी। तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट में कमी है। इन 2013-14 परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इंक्रीज्ड एंड रीच टू 67%। किसका है ये? टर्शरी सेक्टर का। यानी टर्शरी सेक्टर की इनकम बढ़ गई है, प्राइमरी सेक्टर की इनकम कम हो गई है 2013-14 में, लेकिन प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ड्यूरिंग 2011 एंड 12। लेकिन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर ही दे रहा था। तो रीजन क्या है? तो रीजन है बेटा कि ये टर्शरी सेक्टर जो था ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहा था। जितने लोगों की डिमांड थी उतने, मतलब जितने लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते थे उतने लोगों को अब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे केस में लोगों के पास कुछ काम नहीं था करने को, उन्हें एग्रीकल्चर मिलता था तो वो वहीं चले जाते थे, भले उनकी वैल्यू हो या ना हो। तो ये केस हमारी कंट्री में चल रहा था, इसको बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं इसको? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है? मोर पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर देन द नेसेसिटी। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो इस सिचुएशन को डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल से समझें कि एक फैमिली है, ठीक है, मतलब फैमिली फार्मर की वाइफ और उनके 2 बेटे, ठीक है। अब ये 4 जने हो गए, 4 जने चारों के चारों खेत में काम कर रहे हैं और 1 साल तक काम करके उनको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब इतना पैसा वो कमा रहे हैं 4 लोग मिलके। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, उनका एक बेटा जो था, या फिर हम बोले हम दोनों ही बेटे जो थे, दोनों ही बेटों को कहीं जॉब मिल जाती है और वो बाहर चले जाते हैं। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ ही बस काम कर रहे हैं उस खेत पे। तो जब नेक्स्ट ईयर उन्होंने काम किया तो भी जितना भी प्रोडक्शन हुआ था उसका उन्होंने 2 लाख रुपए ही कमाया। तो सोचो
कि एक साल में, जैसे अपन सपोज करो अज्यूम करते हैं 2013 और एक ईयर है 2014, तो 2014 में ए, बी, सी और डी चारों लोग काम कर रहे थे और चारों लोगों की इनकम कितनी थी? 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे दो बेटे उसके चले गए काम करने, बचा कौन? एक फार्मर ए और फार्मर की वाइफ बी। अब इन्होंने काम किया तब भी ये कितना कमाते हैं? 2 लाख रुपए। तो ऐसे केस में हुआ क्या? ऐसे केस में जो एक्स्ट्रा 2 लोग थे उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी ना, तो मतलब उन्हें हम एम्प्लॉयड मानेंगे क्या? नहीं, वो तो अनएम्प्लॉयड थे। तो मतलब वो कौन से अनएम्प्लॉयड हो गए? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो सब डिसगाइज अनएम्प्लॉयड माने जाते हैं। मतलब ये एक तरीके का हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। दिखने में तो लगेगा कि काम कर रहे हैं पर उनकी वैल्यू नहीं होगी। जब हम मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे ना तो वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस चीज को, इस सिचुएशन को डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. It is also called the disguise unemployment. Clear? आ गई बात समझ में आपको? तो ये disguise unemployment. How to create employment? अब इस तरीके की जब सिचुएशन है कि लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है तो कैसे उनकी इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ग्रांटिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, लोगों को लोन्स प्रोवाइड करो, मतलब गवर्नमेंट करेगी ना, हम थोड़ी करेंगे, गवर्नमेंट लोन्स प्रोवाइड करेगी ताकि वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपने दूसरे काम, दूसरा बिजनेस वगैरह सेटअप कर ले, जॉब नहीं मिल रही तो। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग अ डैम एट अ सुटेबल प्लेस, कि अब कंट्री का डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो यहाँ पे लोगों को काम मिल जाएगा। अब जैसे डैम बन जाएगा तो डैम के बनने के बाद और डेवलपमेंट होगा, जैसे आपने वाटर रिसोर्सेज में पढ़े हैं। तो ये सब चीज़ें करके हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब गवर्नमेंट सब लोगों को जॉब तो नहीं दे सकती ना, उसके लिए क्या करे गवर्नमेंट लोगों को मोटिवेट करे कि आप अपने सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करो। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जब छोटे छोटे लेवल पे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, जैसे साथ मिल्स, हनी कलेक्शन सेंटर्स वगैरह ये सब डेवलप हो ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाए, मतलब मिल सके। इसके अलावा एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, एजुकेशन पे काम किया जाए, ट्रेनिंग दो लोगों को, मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन अगर मिल रही तो ट्रेनिंग्स देना। जैसे अपन बात करें कि गवर्नमेंट ना बच्चों को कंप्यूटर सिखाने लग जाए तो आगे जाके वो उसी फील्ड में काम कर लें। जैसे फीमेल्स होती है तो रूरल एरियाज़ में आपने देखा होगा कि फीमेल्स को सिलाई वगैरह आती है तो वो उनको मशीन्स दिलवा देती है या फिर उस काम को करने की ट्रेनिंग देती है ताकि फीमेल घर में बैठ के खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ऑफ एन एरिया, फॉर एग्जांपल एन एरिया कैन बी डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट साइट। अब एरिया को आइडेंटिफाई करना कि भाई जिस स्टेट में, जिस एरिया में अगर वहाँ पे कुछ ऐसी क्वालिटी है जैसे टूरिज्म वहाँ डेवलप हो सकता है तो उसको प्रमोट करो, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत अच्छा सेक्टर है इनकम अर्न करने का। अगर टूरिस्ट आपके प्लेस पर आते हैं घूमने तो वो वहाँ घूमेंगे, इसके साथ साथ अगर 2 दिन के लिए घूमने आएंगे तो सोचो उन्हें कहीं रहने के लिए जगह चाहिए तो होटल्स वगैरह ये बढ़ेंगे। इसके साथ साथ वो खाना भी तो खाएंगे तो रेस्टोरेंट की सर्विस बढ़ेगी। तो अब टूरिज्म से भी पैसा कमाया जा सकता है। होटल खुलेंगे तो लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम करने को मिलेगा। रेस्टोरेंट खुलेंगे तो वहाँ पे लोगों को काम करने को मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो इन सब चीज़ों को डेवलप किया जाए। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स लाइक मेकिंग वेल और पंप नियर फार्म्स, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग हॉस्पिटल, और इसके अलावा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवा सकती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट क्रिएट करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हमारी कंट्री में जो बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है ना, उस बेरोज़गारी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। ठीक है,
अब गवर्नमेंट ने ये सब एक्शन तो लिए, मतलब ये सब एफर्ट्स तो किए, इसके साथ साथ रूरल एरिया में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इनिशिएट करी और उसका नाम था एमजी नरेगा। एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जैसे राइट टू वर्क, राइट टू वर्क क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया, और इसी राइट टू वर्क के अंडर में गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाए, यानी एमजी नरेगा बनाए। अब इसमें क्या था कि ये जो एक्ट पास हुआ था 2005 में, रूरल एरियाज में ये पॉलिसी ली गई थी। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया लोगों से कि रूरल एरिया के लोगों को 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। कितने डेज का? 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। अगर गवर्नमेंट ये गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाती है तो गवर्नमेंट उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, या फिर नहीं सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगी, यानी वो वाला जितना पैसा वो काम करके कमाते उतना ही पैसा फिर गवर्नमेंट फ्री में देगी उन लोगों को। इसीलिए वर्ड गारंटीड, कि गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, अगर नहीं करवा पाती है तो उतना ही पैसा वो लोगों को एज एन अलाउंस दे देगी। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स की। ये जो स्टार्ट हुआ 625 डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसका नाम आपने देख ही लिया, रूरल एरियाज ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, कि जो लोग काम करने लायक है और जिनको काम करना है उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है अपनी ड्यूटी फुलफिल करने में, अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में, तो वो गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड करेगी, मतलब उतना ही पैसा उनको फ्री में दी। तो ये एमजी नरेगा जो थी, ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई ताकि हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज, अब एक और आपके आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पढ़े, इसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें लास्ट ईयर में भी आपके क्वेश्चन आया था। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का क्या मीनिंग होता है? अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हाइल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे अपन एग्जाम्पल लें कि हमारी कंट्री में वो सारी कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, ठीक है, या फिर हम बात करें बिरलाज हो गए, तो इन्फोसिस हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे, तो ये कंपनीज क्या होती हैं, ये कंपनीज जब बनी ना तो ये गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके बनी। तो ऐसा जो एम्प्लॉयर होता है या फिर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके बनती है, वो सब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाते हैं। और जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे मान लो एग्जाम्पल लें अपन, जैसे हर मतलब सब लोगों के घर में जो डोमेस्टिक सर्वेंट हम रखते हैं, तो वो क्या है, मतलब वो हमारे घर में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके काम के बदले हम उनको क्या कर रहे हैं, मंथली जो भी उनका रेम्युनरेशन बनता है वो दे देते। तो ये चीज़ क्या है, हम लोगों पर किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल थोड़ी है। तो ये क्या हो गया, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया। ठीक है। तो जहाँ पे भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, और जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा तो गवर्नमेंट के लॉज को मानना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज बनाती है, जैसे अपन बात करें मिनिमम वेजेस एक्ट, कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि वर्कर्स को इतना पर्टिकुलर वेज तो देना पड़ेगा, तो उसको एक्ट को फॉलो करना है। गवर्नमेंट का लॉ है कि आपको साल भर में इतनी छुट्टियां देनी है तो देनी पड़ेगी। ठीक है। तो जब गवर्नमेंट के लॉ से बने हुए रहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, उनके कंट्रोल में रहते हैं, तो इसमें ना जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। जॉब सिक्योरिटी यानी एम्प्लॉयर ऐसे ही उनको, एम्प्लॉयर ने बोला कि बस कल से मत आना मेरे काम पे, तो ये सब नहीं चलता ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अगर आपको किसी को जॉब से हटाना है तो प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी टाइम पीरियड होता है उतना नोटिस देना पड़ेगा। तो
ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आती है, और जहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे, बस उनकी लाइफ एक्सप्लॉइट हो रही है, वो सारे सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इंक्लूड होते। ऑर्गेनाइज सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक फिक्स्ड आवर्स तक काम लिया जाता है, जैसे 8 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो तो उसके लिए ओवर टाइम का पेमेंट होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयर की मर्जी है, जितना भी देर काम करवा रहा है, ओवर टाइम उसकी इच्छा होगी देगा, नहीं है तो नहीं भी देगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स गेट पेड लीव। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनको पेड लीव्स मिलती हैं, उनको हॉलीडेज का भी पेमेंट मिलता है, उनको प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, मेडिकल फैसिलिटीज, HRA, मतलब सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये डिफरेंसेस हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। अब अपन एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बैंक, वाइल अब एग्जाम्पल्स क्या बता दिए, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो सब ऑर्गेनाइज्ड है, जो भी बैंक्स में काम कर रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहा है वो सब ऑर्गेनाइज्ड है। और अनऑर्गेनाइज का एग्जाम्पल क्या हो गया, आर होम ट्यूटर्स हो गए, पर्सन वर्किंग स्मॉल जनरल स्टोर, जो भी जैसे आप देख रहे हो चाय की थड़ी पे कोई काम कर रहा है तो वो अनऑर्गेनाइज का एग्जाम्पल हो गया। किराने की दुकान है आपके पास में, उसमें कोई आके काम कर रहा है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, ठीक है। जैसे कपड़े की दुकान है, उस पर जो सर्वेंट्स काम करते हैं वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि उनके किसी भी तरीके का कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता उनके एम्प्लॉयर्स पे। तो ये सब आपके अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जाम्पल्स हो गए। अब एक और रहता है क्लासिफिकेशन, on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services. Classification of economic activities into sector, public sector and private sector. पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सब पब्लिक सेक्टर, मतलब जो लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, वो सब पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में जहां पे ओनरशिप, जैसे अपन डेफिनेशन से देखें, गवर्नमेंट ओन्स द मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विस, मतलब वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारी कंपनीज जहां पे गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, उनके एसेट पे, उनके मैनेजमेंट पे गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, तो वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है। ऐसी कंपनीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मालिक गवर्नमेंट नहीं होता, जिनका मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होता, जिनके एसेट की ओनरशिप में गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होती, वो सब प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। आई बात समझ में, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पढ़ा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में क्या हो गया कि गवर्नमेंट की पूरी ओनरशिप रहती है एसेट्स पे, मैनेजमेंट पे कंट्रोल भी गवर्नमेंट का होता है, और गवर्नमेंट सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट सेक्टर का देखें तो गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं रहती, ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। तो जब प्राइवेट इंडिविजुअल ओनरशिप रखते हैं एसेट्स की, ठीक है, उनका मैनेजमेंट होता है उसकी कंपनी पर, तो वो सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड की जाती है। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सब। अब देखो हमने ये जो तीनों एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं ऑन द बेसिस, अब हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहली जो हमने पढ़ी थी, अगर हम यहाँ पे लिखें तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ी थी, ठीक है बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डिवाइड कर रहे थे वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, क्लियर। और ये जो थर्ड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, सर्विस के बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर डिवाइडेड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस हो गया। तो ये तीनों ही डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिए, और इनमें से आपके डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस भी बनते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पूरा हमारा चैप्टर की जो थ्योरी थी वो समराइज्ड फॉर्म में हमने कंप्लीट करी। अब आप लोग उसको रीड करना, आपके लिए ये जो नोट्स है ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, शॉर्ट और समराइज नोट्स में ये बहुत काम आएंगे जब एग्जाम का टाइम होगा तो आपको रिवाइज करने के लिए, क्लियर। ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर।
क्वेश्चन आंसर जो भी हमारे PYQs थे, जो PYQs और जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस है, वो सारी चीज़ें हम सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको अब क्या है, इन क्वेश्चंस को करने से ना आपको लैंग्वेज भी पता चल जाए कि भाई CBSE बोर्ड कैसी लैंग्वेज देता है और किस किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं, ताकि आप जब इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करो, ताकि हर तरीके के क्वेश्चन आपको पता रहे। अब देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिव्स इन अ टाउन, ही कल्टिवेट फ्लावर्स अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री, द वर्क ऑफ एक्स विल फॉल अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कि ये टाउन में रहता है, फ्लावर्स कल्टिवेट करता है और एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहा है, तो ये कौन सी एक्टिविटी आएगी, प्राइमरी आएगी, टर्शरी आएगी, सेकेंडरी आएगी या फिर क्वार्टरनरी। अब देखो, ये प्राइमरी आपने पढ़ा, सेकेंडरी आपने पढ़ा, टर्शरी आपने पढ़ा, तो और इसका क्या मीनिंग है, तो इसको अपन समझ लेते हैं कि ये जो एक्टिविटी होती है ये टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट होती है बेटा, ठीक है, टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट होती है, लेकिन टर्शरी सेक्टर में भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो जहां पे जो हम बोल सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल की सर्विस अवेलेबल होती है, जैसे अगर अपन बात करें लॉयर की, ठीक है, डॉक्टर की, और इसके अलावा एजुकेशन की हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें, R&D हो गया, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें क्वार्टरनरी में इंक्लूड की जाती है, यानी ये टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है। अब यहाँ पे पर्सन कर तो फ्लावर मतलब एक तरीके से कल्टीवेशन ही रहा है, तो हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है, द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, बी कीपर, बास्केट वीवर, मनी लैंडर और फिशरमैन। तो आपको बताना है, वैसे तो आपको आंसर दिख गया है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, बास्केट वीवर। अब ये आंसर 210 डेज यहाँ पे गिवन, पर लेकिन ये आपको कैलकुलेट करना है। हमने पढ़ा यहाँ पे क्या पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हमने पढ़ा, जैसे राखी हैज डन एन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हर एरिया, सर्वे हैज रिवील्ड दैट पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय डूइंग डिफरेंट जॉब्स, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। The table prepared by Rakhi is given below. Study the table carefully and answer the questions. Farmer working in his fields, teacher teaching in school. तो how many people are working in the organized sector? आपको करना है कैलकुलेट कि किस किस को हम ऑर्गेनाइज्ड में इंक्लूड करेंगे और किसको ऑर्गेनाइज्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड कौन सा होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जहाँ पे सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वर्कर्स को, और अनऑर्गेनाइज्ड जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता, एम्प्लॉयज को कोई बेनिफिट नहीं मिलते, तो वो सारी चीजें। अब आंसर 210 डेज दे रखा है, पर कैसे ये आपको काउंट करना है। एग्जाम का क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, तो ये आपका वर्क है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन सेकेंड, ये भी, यहां भी कैलकुलेशन किसको करनी होगी, आपको करनी होगी। डाउट आए तो आपको पूछना है डाउट। ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब यहाँ पे हमने देखा था तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, यहाँ पे हमने देखा तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पूछ ली, बस ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बताना है, बाकी सबको 250 10 70 140 60 250 10 70 140 60 सब कुछ वही है, बस ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में आपको डिवाइड करना, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, तो आप कैलकुलेशन करना। इसको, इस क्वेश्चन को कर लिया ना आपने, आंसर बिल्कुल सही निकला, तो मतलब आपने बिल्कुल, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। तो ये आपका होमवर्क है। कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी तो देना बनता है, नहीं तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे फिर। नेक्स्ट, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। तो इसका क्या एग्जाम्पल, मतलब इसका क्या आंसर होगा कि पूरे साल में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी टोटल वैल्यू, गुड्स और सर्विसेज दोनों की, तो क्या कहेंगे, पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा प्रोडक्शन, जीडीपी। आंसर मेंशन है जीडीपी। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ऑड वन आउट जो सबसे अलग होगा वो हमें निकालना है यहाँ पे, तो BHEN। Choose the correct option to fill the blanks. Primary, secondary and tertiary. Nature of the social activities, nature of production, nature of political और government. तो हमने अभी देखा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को हम किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, प्रोडक्शन के बेसिस पे। Which of the following example best demonstrates how the tertiary sector support both the primary and secondary sector? तो इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है
क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि किस तरीके से टर्शरी सेक्टर सपोर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। फार्मर ए बी सी डी, आप रीड करो इसको अच्छे से, एनालाइज करो। आंसर देखने से पहले आपको एनालाइज करना है और ये पता लगाना है कि आंसर कौन सा हो, ठीक है ना। तो अच्छे से रीड करो, एनालाइज करो, जो हमने पढ़ा उसको उसमें से एनालाइज करो और आंसर, एक करेक्ट आंसर आपको यहाँ मार्क करना है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है, सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, तो इससे ज्यादा हाई लेवल नहीं जाएगा, इस लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ये हमने अभी पढ़ा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस रहता है। पब्लिक सेक्टर मतलब वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उन ऑर्गेनाइजेशंस का ओनरशिप और उन ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, वो पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशन की मतलब उनका जो ओनरशिप रहता है और उनके मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होता है वो किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास होता है, तो उसे प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे रेलवेज हो गया और यहाँ पे रिलायंस हो गया, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो देख लो क्वेश्चन आया हुआ है, तो हर टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे तो स्टोरी बना के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं या फिर डिफरेंस पूछ लेते हैं। ऑर्गेनाइज हमने पढ़ा, देखो ये सबसे अच्छा तरीका है प्रेजेंटेशन का। जब भी आपसे क्वेश्चन बेटा डिफरेंस बिटवीन का आए तो आपको ये प्रेजेंटेशन यूज करनी है, ठीक है। ये सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन है डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन लिखने के लिए। आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता टीचर अगर आपने इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। 3 मार्क के क्वेश्चन में डिफरेंस पूछ रहे तो आपको 3 पॉइंट्स तो लिखने, 5 मार्क का डिफरेंस बिटवीन है तो 5 पॉइंट तो लिखने, क्लियर। तो पहला जैसे कॉलम बना बेसिस ऑफ डिफरेंस का, देन अलग अलग जो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए, ठीक है। ये हमने बात करी। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक नोटिफिकेशन है जो मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगी, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ ना तब तक आपके माइंड में वो फिट हो जाए बात कि आपके अब क्या है। पहले तो सेक्शन ए आता था जिसमें पूरी चारों बुक से ही एबीसी मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन होते थे। सेक्शन बी आता तो चारों बुक में से ही शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आते थे। लेकिन अब क्या हो गया, इस साल आपका चेंज हुआ है। अब आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये आपके बना दिए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। जैसे मान लो सेक्शन ए हिस्ट्री हो गया, सेक्शन बी आपका सिविक्स हो गया, सेक्शन सी आपका ज्योग्राफी हो गया, सेक्शन डी आपका इकोनॉमिक्स हो गया। इस तरीके से कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो आपकी आंसर शीट आपको मिलेगी वो 32 पेजेस की आंसर शीट होती है। पहले ही 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। 4 पार्ट मतलब 8 पेजेस के, 8 पेज हिस्ट्री के लिए, 8 पेज सिविक्स के लिए, 8 पेज ज्योग्राफी के लिए, 8 पेज इकोनॉमिक्स के लिए। आपने चारों पार्ट में अपनी पूरी कॉपी को डिवाइड कर ली। अब उसी में ही सेक्शन ए, तो आपने अगर एक पार्ट जो हिस्ट्री के लिए बांटा है तो उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे उसमें ही होने चाहिए। जो आपने जो पूरा 8 पेज इकोनॉमिक्स के लिए बनाया तो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन उसी में ही होने चाहिए। मिक्स मत करना। क्लियर सीबीएसई ने नोटिफिकेशन दिया है कि अगर आपने सेक्शंस चेंज कर दिए, सेक्शन ए का आंसर सेक्शन बी में लिख दिया तो आपका वो इनवैलिड मान लिया जाएगा, उसके आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आप जाते ही अब जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो अपनी शीट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन के हिसाब से उसी ब्लॉक, उसी एरिया में ही आपको आंसर लिखना। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा बेटा। क्लियर नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपके इनवैलिड मान लिए जाएंगे अगर आपने इधर उधर कर दिया। सेक्शन ए का आंसर सेक्शन सी में कर दिया, सेक्शन सी का आंसर सेक्शन बी में कर दिया तो फिर ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे हम डिफरेंस की बात करें, नेचर ऑफ वर्क हो गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर रहता है, परमानेंट वर्क होता है, ऐसे नहीं कि कभी भी एम्प्लॉयर निकाल दे। लेकिन अनऑर्गेनाइज में इरेग्युलर और इनसिक्योर वर्क, कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता, और वो भी परमानेंट नहीं रहता। रजिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन रहता है, पर अनऑर्गेनाइज में कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती।
वेजेस एंड बेनिफिट्स, ऑर्गेनाइज में फिक्स वेज मिलते हैं, पेड लीव्स, हॉलीडेज और ये सारी चीजें, अनऑर्गेनाइज में ये बेनिफिट नहीं मिलता है। जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज में होती है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं मिलती है। एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक, बिग फैक्ट्रीज, स्कूल, स्ट्रीट वेंडर, स्मॉल फार्म। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी। जीडीपी का मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी, जीडीपी में कितना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टर्शरी सेक्टर, तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने पूरा टॉपिक भी पढ़ा। ओवर द इयर्स टर्शरी सेक्टर हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, कि धीरे धीरे टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगा, ठीक है। 1917, 78 एंड 2017-18 प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर इज इंक्रीज, बट इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर, कि अगर हम 2017-18 देखें तो सारे सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। 2017-18 टर्शरी सेक्टर रिप्लेस द प्राइमरी सेक्टर एज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जहां पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता था, वहीं अब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है जीडीपी में? टर्शरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से हो रही है? टर्शरी सेक्टर से, प्राइमरी से नहीं, टर्शरी से। ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इज ड्यू टू, अब क्यों ये सेक्टर इतना आगे बढ़ा? क्योंकि सबसे पहला, नीड फॉर बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो ये जो सारी ज़रूरतें हैं ना, ये ज़रूरतें बढ़ गई। जैसे आप देखते हो एजुकेशन हेल्थ का तो सबको पता है। अगर अपन कम्युनिकेशन की बात करें, आज से 15 साल पहले भी जाओ आप, ठीक है, 15 साल पहले, 20 साल पहले जाओ, तो इतना कम्युनिकेशन, इतना से हर घर में हर एक मेंबर के पास फ़ोन हुआ करता था क्या? पहले नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे सबके पास फ़ोन है, घर में जितने भी मेंबर्स रहते हैं सबके पास अपना अपना फ़ोन हो। तो ये सारी नीड्स अब बहुत बढ़ चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की। इसी वजह से टर्शरी सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है। आप आज के टाइम पे देखो तो हर पर्सन के मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग चल रहा है, गूगल पे और फ़ोन पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब किससे कनेक्ट रहते हैं? हमारे बैंक अकाउंट से कनेक्ट रहते हैं। तो ये सब सर्विसेज अब बढ़ रही है, तो इसका मतलब टर्शरी सेक्टर भी बढ़ रहा है, टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज बढ़ रही हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री विच इंक्रीज डिमांड्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। तो अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ हो, तो उसके लिए उनका सपोर्टिंग में भी तो ग्रो करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर ग्रो करा, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो करी, तो बाकी जैसे ट्रेडिंग हो गई, स्टोरेज हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, वो सारी चीज़ें भी तो बढ़ी ना। तो फिर टर्शरी सेक्टर भी उसके साथ साथ ग्रो कर रहा है। राइजिंग इनकम लेवल्स एंड डिमांड फॉर एवरी सर्विसेज लाइक टूरिज्म, प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल। अब लोगों की, जैसे देखो प्राइमरी सेक्टर बढ़ रहा, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा है, तो लोगों की इनकम ग्रो हो रही। जब इनकम बढ़ रही है तो फिर सब ये चाहेंगे, हर पेरेंट ये चाहेगा कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा भेजने लगे, ठीक है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाए, कि भाई सबकी इनकम अच्छी होती है। जैसे आप लोग भी अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ना, भाई गर्मी की छुट्टियां तो चलो घूमने चलें कहीं, विंटर वेकेशन है तो चलो पापा कहीं घुमा के आ जाओ। तो टूरिज्म बढ़ रहा है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है? टर्शरी सेक्टर एक्सपेंड हो रहा है। फिर आप देखोगे कि आईटी एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ये सब ऑनलाइन है, तो ये सब कैसे? ये टर्शरी सेक्टर को ग्रो कर रहा है, आईटी सेक्टर आगे बढ़ रहा है, तो इनसे टर्शरी सेक्टर से जो इनकम होती है वो एक्सपेंड हो रही है। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट, एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। तो हमने जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करी कि कब अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, यानी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इन इंडिया मैनी पीपल वर्क इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बट देयर वर्क डज नॉट इंक्रीज टोटल प्रोडक्शन। कि लोग मतलब देखने में लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, पर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे अपन ने वो फैमिली वाला एग्जाम्पल लिया ना, फार्मर की वाइफ और 2 बेटे, जब चारों काम कर रहे थे तो भी 2 लाख रुपए कमा रहे थे। फिर 2 बेटों की नौकरी लग गई कहीं और हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो भी 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसे केस में प्रोडक्शन की जो मतलब जो प्रॉफिट था उसमें कहाँ ग्रोथ है? वो तो उतना का उतना ही था। तो मतलब वो 2 जने जो काम कर रहे थे वो क्या थे? वो तो बस दिखने में लग रहा था काम कर रहे, पर एक्चुअल उनकी वैल्यू थी क्या? नहीं। तो वो सिचुएशन होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट की।
क्लियर, देयर आर मोर वर्कर्स देन नीडेड, तो जितने वर्कर्स की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इवन इफ सम स्टॉप वर्किंग आउटपुट रिमेन्स द सेम, अगर कोई काम करना बंद भी कर देगा तो भी आउटपुट तो उतना ही रहेगा, जैसे हमने फार्मर का एग्जाम्पल लिया। और इस सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, कि हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ उसमें प्राइमरी सेक्टर ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इवन दो इट्स शेयर इन द टोटल प्रोडक्शन हैज रिड्यूस, इट स्टिल एम्प्लॉयज मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स, कि अगर अपन बात करें 1973, 74, 2011, 12 इतने सालों की अगर हम बात करें तो पहले सबसे ज़्यादा इनकम भी इससे होती थी, लेकिन अब इससे इनकम कम हो गई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट आज भी इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। लोग इस सेक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि बाकी अदर सेक्टर में उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा लोगों को, तो कुछ नहीं दिखता तो एग्रीकल्चर में चले जाते। तो मोस्ट पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री फॉर देयर लाइवलीहुड। तो जब उनको कहीं और रोजगार नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो वो प्राइमरी सेक्टर को ही, मतलब प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेज रहते हैं। However, many of these workers face underemployment, और इसी सिचुएशन में वो लोग क्या फेस करते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, समझ आ गया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एनालाइज द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीडीपी। अब जो अपन ने पढ़ा था 1977 और 2017-18 का, कि इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जीडीपी मिल रही थी, मतलब सबसे ज्यादा इनकम हो रही थी एग्रीकल्चर से, ठीक है, और 2017-18 में सबसे ज्यादा इनकम किससे अराइज हुई, टर्शरी सेक्टर से, ठीक है ना। अब अपन रीड करें, ओवर द ईयर्स सेकेंडरी सेक्टर एंड स्पेशली द टर्शरी सेक्टर हैव ग्रोन रैपिडली, कि जैसे जैसे साल आगे बढ़े वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर से और सेकेंडरी सेक्टर से इनकम बढ़ी, और सबसे ज्यादा इनकम बढ़ी थी टर्शरी सेक्टर से। टर्शरी सेक्टर बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, सबसे ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा है टर्शरी सेक्टर, जिसने प्राइमरी को भी रिप्लेस कर दिया। सर्विस लाइक, अब होता क्या है टर्शरी में, क्या क्या सर्विस होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, आईटी हो गया, ये सब टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल। तो कंक्लूजन देखा जाए, द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी हैज फॉलन। प्राइमरी सेक्टर अब उतना ज़्यादा जीडीपी नहीं कर पा रहा, उतना ज़्यादा जीडीपी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन टर्शरी सेक्टर कर रहा है, वाइल द टर्शरी सेक्टर हैज शोन द हाईएस्ट ग्रोथ, और टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इनकम प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सपोज यू आर सरपंच ऑफ योर विलेज। अब देखो केस स्टडी क्वेश्चन आ गया, मतलब इस चैप्टर से केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन बना दिया है कि स्टोरी दे दी और स्टोरी के बेसिस पे आपको एनालाइज करना है और आंसर लिखना। तो सपोज आप सरपंच हो विलेज के, व्हाट सजेशंस विल यू गिव फॉर क्रिएटिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, और आपको ये सोचना है कि अगर आपकी विलेज है और आप यहाँ के सरपंच हो तो आप कैसे अपने विलेज में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हो। तो कैसे बढ़ा सकते हो, ये सारे मेथड, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव कर दो, गांव है ना, विलेज है, विलेज में अगर इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव रहेगी तो फार्मर को खेती अच्छे से करने को मिल जाएगी, पानी की कमी नहीं रहेगी। अब सब लोग ही एग्रीकल्चर में तो नहीं लगे रहेंगे, कुछ लोगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी चलानी चाहिए ताकि जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं सबको काम मिले। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सकता है, जैसे दाल मिल्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज फॉर क्रॉप्स लाइक पल्सेस, पोटैटोज, अनियन, मतलब इतना सारा जो प्रोड्यूस करोगे उसको संभालना, उनसे रिलेटेड काम करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एनकरेज रूरल सर्विसेज, रूरल एरिया में भी सर्विस बढ़ाओ, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हो गई, रिपेयर शॉप्स हो गई, टेलरिंग हो गई, लोकल ट्रेड हो गया। तो जो सर्विस आप शहरों में देखते हो वो सारी सर्विसेज रूरल एरिया में आएगी, तो लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। प्रोवाइड चीप क्रेडिट, गवर्नमेंट अगर उनको क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, सस्ते रेट्स पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेगी, तो वो अपनी सिचुएशन इंप्रूव कर सकते, वो लोन ले पाएंगे और कोई और नया काम स्टार्ट कर सकते।
इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, और जो एमजी नरेगा है उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करके भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती। तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स है। अगर आप सरपंच होते तो आप इन मेथड्स को लेते ताकि आपका जो गांव है, जो रूरल एरिया है, वहां पे जितने भी लोग हैं सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके। क्लियर? कोई भी डाउट हो बेटा तो बता देना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। अब रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको क्या करना है, इसको रीड करना है और इसके क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने। वैसे इसमें आंसर गिवन कर रहे हुए हैं लेकिन आपको रीड करना है। केस बेस्ड क्वेश्चन, सो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लिया गया और केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया। हर एक सब्जेक्ट से केस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा आपके, ठीक है, हर सब्जेक्ट से। तो यहाँ से भी, इकोनॉमिक्स से भी, हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी और सिविक्स से भी, तो इस चैप्टर से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है। रीड आपको करना है और आंसर भी आपको देने, वैसे यहाँ गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एग्जामिन द फैक्टर्स ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। तो हमारी कंट्री में ये जो टर्शरी सेक्टर इतना बड़ा है ना, इसके फैक्टर्स बताओ क्यों बड़ा है, ठीक है। फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की इतनी ग्रोथ क्यों हो रही है, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम देखें बेसिक सर्विस, ठीक है, कैसे टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ हुई। तो बेसिक सर्विस, गवर्नमेंट प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन विच आर पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर, कि ये बेसिक सर्विसेज बढ़ने लगी। तो जब बेसिक सर्विसेज बढ़ेंगी तो क्या होगा, मतलब टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, ठीक है। लोग बैंकिंग सर्विसेज लेने लग जाएंगे, एजुकेशन की सर्विस लेने लग जाएंगे, तो मतलब इनकम हो रही है, यानी टर्शरी सेक्टर बढ़ रहा है। सपोर्ट फॉर द अदर सेक्टर्स, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये टर्शरी सेक्टर क्या बोला जाता है, सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को भी और हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर को भी। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज इंक्रीज द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज एंड बैंकिंग। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर ग्रो करने लगा, इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी, तो उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हुई। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन को रखने के लिए भी तो जगह चाहिए, मतलब वेयर हाउस की फैसिलिटीज़ या गोडाउन की फैसिलिटी चाहिए, तो वो टर्शरी सेक्टर में आ जाएगी। ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टोरेज हो गया, बैंकिंग हो गई, बैंक के बिना कैसे, एग्रीकल्चर करना है फार्मर को तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो मतलब बैंकिंग सर्विस बढ़ी, ठीक है ना। फैक्ट्रीज चलानी है तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी तो बैंक के साथ डील करना पड़ेगा, लोन्स लेना पड़ेगा या अदर फैसिलिटीज लेनी पड़ेगी, तो ये सब सर्विसेज बढ़ी। राइजिंग इनकम एंड डिमांड, अब जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ने लगी क्योंकि उनको काम मिल रहा है ना सब जगह, तो फिर वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड बढ़ाएंगे। अब वो टूरिज्म पे भी खर्चा करेंगे, पैसा आ रहा है तो अगर वो उनका खर्चा फुलफिल हो रहा है, एक्स्ट्रा है तो घूमने जा सकते हैं ना, टूरिज्म बढ़ गया, प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स हो गए। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज बढ़ गई। इन रिसेंट ईयर IT एंड कम्युनिकेशन बेस्ड सर्विस लाइक कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, इंटरनेट सर्विसेज, ये सब बढ़ी हैं, तो फिर इससे भी टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ हुई है। आई बात समझ में? तो ये फैक्टर्स जिन सब ने मिलके जो GDP था ना, उस GDP में टर्शरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन बड़ा ही अलग सा क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर पूछा गया था कि आपको ये फ्लो चार्ट दे दिया, ठीक है, और इस फ्लो चार्ट को आपको समझना है और इसके एक्सप्लेन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ अबव फ्लो चार्ट, कि इसके बेसिस पे आपको समझाना है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस, मेल्टेड पिग आयरन, स्टील मेकिंग, शेपिंग, मेटल, ये सब, और इसको फिर 1 बाय 1 करके समझाना है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, रॉ मटेरियल को सप्लाई किया गया, जैसे अपन यहाँ से पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया, आयरन ओर जैसे एक्सट्रैक्ट हुए, इनको एक्सट्रैक्ट करके इनको ट्रांसपोर्ट किया गया, फिर वहाँ पे उनका क्या जो भी काम होगा, जैसे ब्लास्ट फर्नेस मेल्टिंग, रॉ आयरन ओर गया, द रॉ मटेरियल आर मेल्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, फिर उसको पिघलाया गया, हाई टेम्परेचर दिया गया, जिससे कि जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी इम्प्योरिटीज़ निकल गई। अब जो आयरन बचा उसे पिग आयरन बोला।
फिर पिग आयरन को मोल्टन मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन विच इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कि ये जो मोल्टन मेटल था पिग आयरन, ये क्या था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था, अभी इसको और फाइनल करना था। पिग आयरन स्टील कंटेन इम्प्यूरिटीज एंड नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर यूज, मतलब अभी भी इसमें इम्प्यूरिटीज थी, इसको और ज्यादा प्यूरिफाई करते तो ये स्टील मेकिंग। पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड एंड रिफाइंड इन स्टील मेकिंग फर्नेसेस, की फर्नेसेस में उनको प्यूरिफाई किया गया, कार्बन और अदर जो एलिमेंट्स थे उनको ऐड किए गए, और जो रिमूव बाकी जो इम्प्यूरिटीज थी वो सब रिमूव की गई, ताकि क्या मिल सके, अलग मतलब अच्छे लेवल का स्टील मिल सके। फिर उसको स्टील अच्छा मतलब अच्छी क्वांटिटी का या क्वालिटी का स्टील मिला, उसको देन मेटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके इस तरीके से क्या आपका स्टील तैयार हो गया। तो ये टेबल आपको इस तरीके से टेबल गिवन कर रखी है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। Evaluate the utility of public service in contributing to the overall well-being of individual and society. Question है, evaluate the utility of public services. Utility of public services in contributing to the overall well-being of individuals and society. यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज की बात कर रखी है, यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज यानी जो आम जनता सबको मिलती है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनकी क्या ज़रूरत, तो हेल्थ एंड सैनिटेशन, कंट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल वेलबींग, कि इंडिविजुअल को क्या फ़ायदा रहेगा पब्लिक सर्विसेज से, और सोसाइटी को क्या फ़ायदा रहेगा। तो अगर अपन हेल्थ और सैनिटेशन की बात करें, पब्लिक एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ केयर एंड क्लीन वाटर, रिड्यूस डिजीजेज, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंश्योर हेल्दी पॉपुलेशन, कि अगर गवर्नमेंट हमें पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे मेडिकल की, तो इससे हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे, उनका क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, क्लीन वाटर मिलेगा, जिससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लाइफ की जो मतलब एज है वो बढ़ जाएगी, और इंश्योर अ हेल्दी पॉपुलेशन, और लोग सब हेल्दी रहें। एजुकेशन, अगर गवर्नमेंट जो स्कूल्स वगैरह डेवलप करती है, इंस्टीट्यूशन सेटअप करती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इससे हर इंसान को एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगी, गरीब से गरीब बच्चा भी स्कूल जा सकता है और पढ़ाई कर सकता है, ठीक है, तो एजुकेशन बढ़ेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ, और तो जब लोग एजुकेट होंगे और हेल्दी लाइफ जिएंगे, तो इससे उनकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट और भी अदर फैसिलिटीज़ देगी, जैसे पार्क्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डेली लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल, तो इन सारी चीज़ों पर भी काम करेगी, तो लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। Contribution to societal well-being, social equality. Public facilities like government, schools and hospital ensure that basic service are accessible to everyone. अब क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सब प्रोवाइड कर रही है तो वो सबके लिए करती, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जो इतना पैसा अफोर्ड कर सकता है वही हमारी सर्विस लेगा, नहीं, सबके लिए वो फैसिलिटीज़ रहती है, तो इससे कंट्री में सोशल इक्वालिटी डेवलप होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो लोग अमीर हैं बस वही डेवलप हो पाएंगे, वही ग्रोथ कर पाएंगे, जो गरीब है वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, नहीं, अब सबकी ग्रोथ हो सकती है, तो इससे सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरे अब जब सभी डेवलप होंगे, सभी ग्रो करेंगे, सभी पैसा कमाएंगे, तो हमारी पूरी सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और इससे कंट्री इकोनॉमिक स्टेबल बनेगी। पब्लिक सेक्टर कैन इंश्योर कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ एसेंशियल सर्विसेज एंड क्रिएट जॉब्स स्पेशली ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, हेल्पिंग टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, इनकी वजह से हमारी कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अराइज होगी। तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंडिविजुअल लेवल पे और सोशल लेवल पे। किसके कॉन्ट्रीब्यूशन है ये? पब्लिक सर्विस, कि अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है हम लोगों को तो हमें क्या फ़ायदा है और सोसाइटी को क्या फ़ायदा रहेगा, वो हमने यहाँ पे समझा। तो बेटा ये सारे हमारे क्वेश्चंस हो गए, हमारे इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई, हमने सैम्पल पेपर का भी क्वेश्चंस देखे, हमारे सारे PYQs देखे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हमने पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोगों को ये रीड करना है, समझना है अच्छे से, ताकि
एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन बने इस चैप्टर से, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए उस क्वेश्चन के आंसर को लिखने। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।